हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, आज सीए इंटर सेकंड ग्रुप एडवांस अकाउंट्स का पेपर हो गया और आज के वीडियो में मैं वही पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आज के वीडियो में सेकंड ग्रुप एडवांस अकाउंट्स का पेपर बेटे मैं डिस्कस करूँगा और मैं इस पेपर को देखने के बाद बहुत खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ क्योंकि सारा पेपर कॉन्सेप्ट बेस्ड आया हुआ है। जिस बच्चे ने क्लासेस को पूरी लगन के साथ देखा होगा वो पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करके आया होगा, और जिसने सर काम चलाओ काम किया है और नहीं चलेगी सर बात। और मेरे पास बार बार पूरे बैच में एक ही चीज़ के ऊपर मैसेज आते रहे कि जिंदल सर, हमारे दोस्त कह रहे हैं जो शेयर बेस्ड पेमेंट है उसमें जो सर ने कराया है वो ज़्यादा करा रखा है, स्टडी मैट में तो है नहीं। तो आप देख लो, ग्रेडेड वेस्टिंग का क्वेश्चन आज पूछा गया है पेपर में। ग्रेडेड वेस्टिंग का क्वेश्चन पूछा गया आज। एक क्वेश्चन पार्टनरशिप में से आया है, एक क्वेश्चन आपका अमेलगामेशन में से आया है, होल्डिंग कंपनी में से 20 नंबर का क्वेश्चन आया है, अमेलगामेशन 10 नंबर का, पार्टनरशिप 15 नंबर का, होल्डिंग 20 नंबर का। पहला क्वेश्चन तो होता ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है, पहला क्वेश्चन तो होता ही एएस का है, कंपलसरी क्वेश्चन है। 20 नंबर का तो एएस ये हो गया, और आखिरी वाले क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन एएस के हैं। तो आप ये मान के चलो बेटे कि 30 नंबर के एएस पूछे गए हैं आज। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसा हिस्सा है जिसको रटा नहीं जा सकता, जिसको सिर्फ समझा जा सकता है और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आंसर किया जा सकता है। तो मैं आज आपके साथ सारा पेपर जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। आप मेरी बात केयरफुली सुनना, और जिन बच्चों ने सेकंड ग्रुप की हमारी क्लासेस ले रखी हैं वो मेरी कोई भी बात नहीं काट सकते कि सर आप ये बात गलत कह रहे हैं। वो उन्हें इस बात को मानना ही पड़ेगा कि जिंदल सर सही कह रहे हैं। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन गो थ्रू करूँगा, आप सुनते जाइएगा प्लीज़। राइट, ये सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, और ये आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर कोई स्टूडेंट देखना चाहे ये क्वेश्चन तो आप इसे हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। अपनी जो क्लास बुक है जिसमें मैंने एएस वीएस के क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है सर। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिस बच्चे ने वीडियोस को केयरफुली देखा होगा और होमवर्क के क्वेश्चन सारे किए होंगे वो बच्चा कभी नहीं कहेगा कि सर मेरा पेपर ख़राब हुआ। लेकिन अगर आप काम चलाओ पढ़ाई कराओगे तो फिर आपको पता है उसका रिज़ल्ट क्या, वो तो फिर कोई भी पेपर हुआ। और मैं जब पहला वीडियो शूट करता हूँ एडवांस्ड अकाउंट्स में, मैं क्या कहता हूँ, इसका नाम है एडवांस्ड अकाउंट्स। ग्रुप 1 में क्या होती है, अकाउंटिंग। तो ग्रुप 1 के अंदर सारे चैप्टर बेसिक हैं आपके, लेकिन ग्रुप 2 में आपका होल्डिंग, अमेलगामेशन, पार्टनरशिप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, सारे के सारे चैप्टर आपके बढ़िया चैप्टर्स हैं। तो ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारी बुक में, आप चेक कर सकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन किया नहीं होगा। ये सर दूसरा क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन आया जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 में से डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बेस्ड है। शायद आपको याद हो हमारी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें जीएसएम फ़ोन और सीडीएमए फ़ोन वाला क्वेश्चन है। उसमें एक फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग कम करके दूसरे की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, मतलब, और हमसे पूछते हैं कि एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हम कम करना चाहते हैं क्योंकि इसकी डिमांड कम है और जो इसकी कैपेसिटी है वो दूसरे फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग में लगा देंगे। तो बताओ ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। तो हम क्या डिस्कस करते हैं कि नहीं, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की कुछ कंडीशन थी, या तो बिजनेस सेगमेंट होना चाहिए या ज्योग्राफिकल सेगमेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आप इसको या तो सिंगल ट्रांजैक्शन में बेचेंगे, या आप इसको पीस मिल में बेचेंगे, या फिर आप इसको परमानेंटली लॉकआउट कर देंगे।
मेरी बात समझ रहे हैं? हमने कितनी सारी कंडीशन पढ़ी थी। तो इसमें 2 पैसेंजर व्हीकल हैं, एक पैसेंजर व्हीकल है, 2 गाड़ियां बना रहे हैं, कमर्शियल और एक अपना पैसेंजर। तो वो ये कह रहे हैं जी पैसेंजर व्हीकल की प्रोडक्शन कम करके और उस वहाँ से जो सरप्लस कैपेसिटी निकलेगी एम्प्लॉयज़ की या प्रोडक्शन की वो दूसरे में लगा देंगे। बताओ जी ये ग्रेजुअल फेज आउट जो है डिसकंटिन्यू है? नहीं है। अच्छा, फिर हमें दूसरे पार्ट में पूछते हैं, कहते कुछ एसेट्स बेच देंगे और कुछ दूसरे डिवीज़न में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्या ये डिसकंटिन्यू? नहीं है, क्योंकि जो सेगमेंट बंद होता है उस सेगमेंट के सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटीज़ आपको क्या करने पड़ते हैं? हटाने पड़ते हैं। सारे एसेट्स बेचो, लाइबिलिटीज़ पे ऑफ हो, उन एसेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। हमने मैगज़ीन और न्यूज़पेपर वाला क्वेश्चन भी किया था कि जी न्यूज़पेपर छापना बंद करेंगे और मैगज़ीन छापना शुरू करेंगे, हमने किए हुए क्वेश्चन ये। तो ये क्वेश्चन हमारा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, आपको ये बताना था डिसकंटिन्यू है कि नहीं है। 3 पार्ट थे इसके। और तीसरे में क्या पूछा था? वुड योर आंसर टू द अबव डिफरेंट इफ कंपनी रिजॉल्व्स टू सेल द एसेट्स? यस। अब हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। अगर हम सारे एसेट्स को बेच देंगे तो ये डिसकंटिन्यू की कैटेगरी में आ जाएगा। क्यों? पैसेंजर व्हीकल एक अलग बिजनेस सेगमेंट है, आप सारे एसेट्स को बेचना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो इन दोनों पार्ट्स के अंदर नहीं है, इसमें है। अब जिस बच्चे ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्लास को सीरियसली देखा हुआ है और जिंदल सर बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं, भाई इतनी ज़रूरत नहीं है, एम ही पढ़ाए जा रहे हैं, 180 90 200 घंटे का कंटेंट दे रहे हैं। मेरे पास पिछले बैच में पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ हवा चली, कहाँ क्या डिस्कशन हुआ। पिछले बैच में बच्चों ने मुझे इतना परेशान किया, सर 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 ये जो पढ़ा रहे हो ये इतना पढ़ना है क्या? तो भाई आज तक किसी बैच में किसी बच्चे ने नहीं पूछा मुझसे। पिछले बैच में पता नहीं क्या हुआ, बच्चों ने, मैं आप ये मान के चलो 40% बच्चों ने मेरे से पूछा होगा। अगर मैंने पिछले बैच में 3,500-4 हज़ार बच्चे सेकंड ग्रुप में इंटर में पढ़ाए होंगे, 4,000 के आसपास, तो आप ये मान के चलो कि 40% बच्चों का मैसेज आया व्हाट्सएप के ऊपर कि सर ये करना है क्या। कोई बच्चा मुझसे पूछता है, जिंदल सर शेयर बेस्ड पेमेंट में आपने ये ESPP करा रखा है, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट करा रखा है, ये कैश अल्टरनेटिव करा रखे हैं, ये ग्रेडेड वेस्टिंग करा रखा है, क्यों करा रहे हो? स्टडी मैट में तो है नहीं, थ्योरी में है ना। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन ग्रेडेड वेस्टिंग के ऊपर आ गया। मैं जवाब देता था, थक गया यार। मैं ये जो अभी मैं जो बैच रिकॉर्ड कर रहा हूँ नया वाला मैंने इसमें भी कराए हैं। बस इस बार फ़र्क क्या होगा, मैंने स्टडी मैट लगा दिया। भाई देखो ये थ्योरी है, क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी है, मैं करा रहा हूँ। AS24 का 5 नंबर का क्वेश्चन बताओ। EPS नहीं पूछा नालायकों ने। AS20 नहीं पूछा, AS19 लीज का नहीं पूछा जो ज़बरदस्त है साहब के, AS26 इंटेंजिबल का नहीं पूछा। देखो तो उसी एग्जामिनर की बदमाशी, मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पूछा ही नहीं। अर्निंग पर शेयर का क्वेश्चन आना ही होता है, लीज का आना ही होता है, नहीं पूछा अगले ने। कहता है मैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का पूछ रहा हूँ, AS24 का पूछ लिया। बताओ, मतलब एक AS में तो लगती है 5 क्लास, एक AS में लगती है 1.5-2 क्लास। तो बढ़िया वाला पूछा नहीं जिसमें बच्चे इतनी मेहनत करके जाते हैं, आसान वाला पूछ लिया। ये सर इसका C पार्ट है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में से आया, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग में से, ठीक। और शायद आपको याद हो AS4 का मैंने एक सेकंड वीडियो दिया था आपको, 2 वीडियो हैं AS4 पे। पहले वाले में कॉन्सेप्ट है, दूसरे वाले में क्वेश्चन है। इसके आखिरी के जो 15 मिनट्स हैं, सेकंड वीडियो के जो लास्ट के 15 मिनट हैं, इसमें मैंने स्टडी मैट के एग्जाम्पल चेक कराए थे आपको। तो ये स्टडी मैट के एग्जाम्पल हैं सारे के सारे, ये स्टडी मैट में जो पूछ लिया इन्होंने। ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है, आपके पास पेन ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, आपके पास सब कुछ है। आप अपना वो फोल्डर खोलो, उसमें AS4 का सेकंड वीडियो देखो और आखिरी के 15 मिनट में मैं आपको स्टडी मैट से, मैंने स्क्रीन पे भी स्टडी मैट ही लगाया है, मैंने वो छोटे छोटे से एग्जांपल बुक में भी नहीं डाले, मैंने स्टडी मैट से सीधा करा दिए थे आपको। ये सारे वही हैं, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग, वो कॉन्टिजेंसीज बतानी थी आपको इसके अंदर। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो ये स्टडी मैट से अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन है।
अच्छा जी, फिर इसका आ गया हमारा चौथा पार्ट, ये हमारा डी पार्ट है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ये आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में से, रिलेटेड पार्टी में से। और हमने क्लास में एग्जाम्पल बना बना के चेक किया था कि रिलेटेड पार्टी है नहीं है नहीं है। इसमें क्या हुआ, कंपनी ने मिस्टर हैप्पी को डे टू डे बेसिस पे मैनेजमेंट करने का राइट दे दिया, लेकिन कंपनी ने जितने भी फिनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ अपने पास रखे हैं। इसका मतलब प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तीनों पावर मिस्टर हैप्पी के पास नहीं है। जब ऑपरेटिंग और फिनेंशियल डिसीजन कंपनी ही लेगी, हैप्पी को तो एज अ मैनेजर रख लिया इन्होंने, पावर तो है ही नहीं। और हमने KMP की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, KMP डेजिग्नेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पावर्स ही इंपॉर्टेंट है, और पावर तो कंपनी के पास है, पावर उसने मिस्टर हैप्पी को दी नहीं। तो जब मिस्टर हैप्पी के पास पावर ही नहीं है तो वो रिलेटेड पार्टी कैसे हो गया, वो KMP नहीं है। पैराग्राफ 3 में कवर ही नहीं होता ये। तो आपको ये बताना था कि क्या मिस्टर हैप्पी, और ऊपर से कह रहे हैं इसके पास वोटिंग पावर भी नहीं है, ना ये शेयर होल्डर है ना ये KMP है, बताओ रिलेटेड पार्टी कैसे होगा, है ही नहीं। फिर हम इसके सेकंड पार्ट में आए, 2.5 नंबर का क्वेश्चन तो ये था। अच्छा जी, फिर कहते हैं जी, स्क्रीन क्लियर नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कोई की मैनेजमेंट पर्सनल है, इसको रेमुनरेशन मिला है 3.5 लाख रुपए का। तो की मैनेजमेंट को जो हम रेमुनरेशन देते हैं वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माना ही जाता है, वो तो हमने पढ़ा हुआ है कि KMP को जो हम सैलरी देते हैं वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। पॉइंट क्या है, इनको सर्विस के लिए रेमुनरेशन मिला है और सर्विस पीरियड है 1/4 से लेके 30 जून तक। क्यों, क्योंकि 1 जुलाई को ये कंपनी छोड़ गया। तो शायद आपको याद हो हमने क्लास में ये बात स्पेशली डिस्कस करी थी कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप बैलेंस शीट डेट को चेक नहीं करना ना, साल में अगर एक दिन भी अगर आपका वो रिलेशन में था आपको रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। ये तो 3 महीने तक आपके रिलेशन में था, अप्रैल मई जून, तो 3 महीने के लिए ये हमारा रिलेटेड पार्टी था, 3 महीने के लिए आपने रेमुनरेशन दिया, दिखाओ रिपोर्ट में। हाँ, जुलाई में आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, जुलाई के बाद के ट्रांजैक्शंस, जुलाई के बाद का जो रिलेशनशिप है वो आपके लिए मैटर नहीं करता, लेकिन 3 महीने का रिलेशनशिप आपके साथ था, तो 3 महीने के दौरान किए गए ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में आएंगे। सर मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा, ये सारी बातें क्लास में डिस्कस हुई हुई हैं सर। जिस लेवल के आपको AS पढ़ाए हैं और जिस बच्चे ने मन लगा के पढ़े हैं, मैं नहीं मानता इस बात को। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यार ऐसा पेपर ही तो टीचर को जस्टिफाई करता है, ऐसा पेपर ही तो जस्टिफाई करता है। बच्चे ने मेरी जान खा ली बैंकिंग कंपनी में, सर CRR का रेट 4% है 3% है, सर SLR कितने % है, सर स्टैट रिजर्व में कितना। भाई साहब कितनी बार बोला आपको, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया कि जी CRR इस बार 3% है और आपका जो SLR है वो 18% है। ये नवंबर 20 की RTP में छपे थे और मई 21 के लिए जो RTP आई थी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो नवंबर 20 में जो छपा था वही आपके पेपर के लिए एप्लीकेबल था। स्टैट रिजर्व में 25% ट्रांसफ़र करना है, सर दूसरे टीचर कह रहे हैं 20% करना है, आप 25 कह रहे हो, मैं क्या करूं? आप मेरे से पढ़ते हो किसी और से पढ़ते हो यार, ये तो यूट्यूब क्लेश का घर है। बच्चा यूट्यूब देखना बंद नहीं करता और टीचर पे विश्वास नहीं करता। किसी ने कुछ कह दिया, सुन लिया, बस पूछना शुरू कर दिया। पता नहीं यार कन्फ्यूज़न कहाँ से आता है, मेरे को नहीं पता इस बात का। 3, 18 और 25, 3% आपका। मैंने फिर बच्चे को टेलीग्राम पे, आपने देखा होगा, आपने जिन बच्चों ने पेपर दिए होंगे, नवंबर 20 की RTP का मेरे को स्क्रीनशॉट डालना पड़ा, फिर वॉइस क्लिप डालनी पड़ी कि भैया 3, 18 और 25% स्टैट रिजर्व में। सर स्टैट रिजर्व में 20% है, अरे भैया नहीं 25% है यार, मान लो ना बात। इस बार का पेपर मैं आपको अभी दिखाता हूँ, बैंकिंग कंपनी का 25% आया हो। एम ही टाइम वेस्ट करते रहते हैं हम। ये पहला क्वेश्चन 20 नंबर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से एक AS 7 का क्वेश्चन आया, एक AS 24 का क्वेश्चन आया, एक AS 18 का क्वेश्चन आया और एक AS 4 का क्वेश्चन आया।
मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे कि बच्चे ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 वाला जो क्वेश्चन है उसमें एक आधे पॉइंट में गलती की होगी। बाकी कंस्ट्रक्शन वाला और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाला, रिलेटेड पार्टी वाला, ये तो तीनों क्वेश्चन टनाटन गए होंगे। और AS4 में मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो स्टडी मैट के क्वेश्चन थे, शायद वो रिवीजन में बच्चे ने ना देखे हों, तो उसमें एक आधे पॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज इस 20 नंबर के क्वेश्चन में सर मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आई होगी, अगर आपने AS पढ़े हुए हैं तो ढंग से। फिर सर हम आ गए दूसरे क्वेश्चन में। ये हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है सर। 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन सर 2A 15 नंबर का क्वेश्चन बाय बैक में से आया और आपको कंडीशन टेस्ट करके बतानी थी बाय बैक की, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा आपसे कि मैक्सिमम परमिसिबल बताओ कितना बाय बैक है। और सिर्फ दो केस है इसमें, एक में लोन है 25 लाख का और एक में है 1 करोड़ 20 लाख का। डेट इक्विटी रेशियो में फ़र्क पड़ेगा, ये हमने क्लास में किया हुआ है। यहाँ 2 केस है, हमने 3 केस किए हुए हैं क्लास में। कौन सा क्वेश्चन था मैं देखता हूँ, मैं लिख के तो लाया था। हाँ जी, ये हमारी बुक में अगर आप ढूंढना चाहो क्वेश्चन नंबर 13 है सर, 13वां क्वेश्चन है ये। 15 नंबर का क्वेश्चन बाय बैक का बताओ और क्या चाहिए। और क्लास में पिछले बैच में, चलो इस बैच में तो मैंने चैप्टर की सीक्वेंस भी चेंज कर दी, रिकॉर्डिंग भी थोड़ी सी चेंज की है, अपडेशन भी हुए हैं। शेयर बेस्ड पेमेंट चलो हमारा इस रिकॉर्डिंग में पहला चैप्टर जा रहा है, लेकिन पिछले बैच की जो रिकॉर्डिंग थी उसमें तो बाय बैक ही पहला चैप्टर था। कमाल है जी। अच्छा मैं आगे चलता हूँ, फिर मैं आगे चला जी, मैं इसके दूसरे पार्ट में आ गया। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये रहा जी 5 नंबर का, और ये है डिफरेंशियल राइट्स पे। ये है डिफरेंशियल राइट्स पे। ये चैप्टर मैं आपकी पेन ड्राइव में डालना भूल गया था, मिस हो गया था ये, क्योंकि एक ही क्वेश्चन था, थ्योरी थी, तो ये रिकॉर्डिंग में नहीं आया। और ये मैंने कब कराया, ये मैंने आपको कराया था नवंबर 19 की RTP में, फिर मैंने आपको कराया था नवंबर 20 की RTP में, और ये क्वेश्चन नंबर 5A था। दोनों RTP में क्वेश्चन सेम था ये। तो ये जो डिफरेंशियल राइट्स है ये पेन ड्राइव में मेन चैप्टर्स में डालना रह गया था, तो मैंने RTP में कवर करके दिया था आपको। RTP के वीडियोस आपके पास हैं, नवंबर 20 की RTP खोलो आप, क्वेश्चन नंबर 5A है, RTP के सारे वीडियोस आपको दिए हुए हैं। नवंबर 19 की भी RTP, और मैंने एक चैनल बना रखा था उस पर कॉमन डाउट्स के लिए, तो उसमें भी मैंने वीडियो पोस्ट किया था, ओपन वीडियो डिफरेंशियल राइट्स का। चलेंगे आगे। मैंने उसमें, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डाला था। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का डाउट सेशन डाला हुआ है, अमेलगामेशन का डाउट सेशन डाला हुआ है, होल्डिंग कंपनी के स्टडी मैट के 2 क्वेश्चन बुक में कवर करने रह गए थे, वो स्पेशली रिकॉर्ड करके ओपन फाइल डाली हुई है। एक डिफरेंशियल जो राइट्स है इसका एक्सप्लेनेशन मैंने उसका वीडियो आज भी पढ़े, आप देख लो। पाँच नंबर का क्वेश्चन यार, कुछ करना ही नहीं होता इसमें। इसमें करना क्या था, इसमें कैपिटल देखो हाँ जी, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है 100 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50, रेशो बनती है इसमें 2:1। तो 2/3 जो राइट है वो इक्विटी वालों के पास है, 1/3 जो राइट है वो प्रेफरेंस वालों के पास है। ये राजी 2/3 का 30, 30/100, 30/100, 30/100, 10/100 वोटिंग पावर आ जाएगी। इसका कितना करना है 40/100, 20/100, 30/100, बस हो गया, वोटिंग पावर निकल के आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का था, क्वेश्चन नंबर 2 बायबैक और डिफरेंशियल राइट का पूछ लिया। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3A में, क्वेश्चन नंबर 3A में, और 15 नंबर का क्वेश्चन पार्टनरशिप में से आया है सर। कौन सा पार्टनरशिप का हिस्सा पूछा, क्या डिसोल्यूशन आया, नहीं,
सेल टू कंपनी आया नहीं, कन्वर्जन इनटू कंपनी आया नहीं, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन आया नहीं, अमेलगामेशन ऑफ फर्म आया। और अमेलगामेशन ऑफ फर्म वही मैंने आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक दिए हुए हैं। और मैंने क्या बोला था क्लास में, बोला था ना, एक ही क्वेश्चन है इनके पास, बार बार पेपर में वही आता रहता है और वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया अमेलगामेशन ऑफ फर्म्स का। आप आरटीपी खोलोगे तब भी यही क्वेश्चन है, पास्ट एग्जामिनेशन खोलोगे तब भी यही क्वेश्चन है, स्टडी मेड खोलोगे तब भी यही क्वेश्चन है, अमेलगामेशन ऑफ फर्म पे यही क्वेश्चन है सर। और अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 45 तक 5 क्वेश्चन लगातार यही है। आपका तो वो चेहरा खिल जाना चाहिए, अच्छा इतना आसान क्वेश्चन आ गया पेपर में पार्टनरशिप का। कोई 30 मिल 20 मिल का आता तो टाइम लग जाता आपको। अच्छा जी, इसका जो बी पार्ट है, ये रहा जी NBFC। NBFC 5 नंबर का क्वेश्चन। और शायद आपको याद हो, जब हायर परचेज इंस्टॉलमेंट की बात आती है, जब हायर परचेज इंस्टॉलमेंट्स की बात आती है तो 2 तरह के प्रोविज़न बनते हैं, एक बेसिक एक एडिशनल। इसमें आपको एडिशनल प्रोविज़न बनाना था। ये देखो बच्चे ने लिखा भी हुआ है 10, 40, 70, 100 सही है, इसमें 0। 12 महीने तक तो बनता नहीं, 10, 40, 70, 100 5 नंबर बच्चे के बिल्कुल पक्के। और ये हमारी बुक का कौन सा क्वेश्चन था जी, ये क्वेश्चन नंबर 1। मेरे को कोई शौक़ नहीं है बेटे कि मेरी बुक का ये, मेरी बुक का वो, मेरी बुक का ये। पेपर तो सारा स्टडी मटेरियल का ही है। ये तो हम जितने टीचर हैं ना अपना नाम चमकाते रहते हैं, हमारी तो दुकानदारी है। चाहे यूट्यूब पर देख लो, चाहे मेरी तो मजबूरी है, मैं तो एथिक्स के ख़िलाफ़ काम कर रहा हूँ। मुझे ये बोलना चाहिए कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में से आया, क्योंकि हम लोग स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी और पास्ट एग्जामिनेशन यही करते हैं। तो प्रैक्टिकल बात ये है, जिस बच्चे ने सेल्फ स्टडी भी की होगी उसको भी पता है कि इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है सारे ये। वो तो हम अपना नाम चमकाने के लिए बोलते रहते हैं, हमारी बुक में ये। क्या करूं, आज का टाइम ही ऐसा है, मेरे को बोलना पड़ रहा है। बाकी सब कह रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा, बच्चे को लगेगा शायद मेरा पढ़ाया हुआ पेपर ही नहीं आया। जो काम ज़िंदगी में हमने कभी नहीं किए वो करने पड़ रहे हैं हमें। एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ है ये बात। अगर मैं पेपर का रिव्यू नहीं डालता तो बच्चों को लगता है शायद जिंदल सर का पेपर नहीं आया होगा, तभी नहीं बोले। वो नेगेटिव जाती है, ना बोलना भी नेगेटिव जाता है आजकल। मेरे पास मतलब देखो 20-22 साल का एक्सपीरियंस है। बच्चा रैंक लेके आता था मेरे पास ITO पे, तो मैं शाबाशी दे के भेज देता था। कभी सोचा ही नहीं कि इसकी फ़ोटो खींच के कभी कहीं यूज़ कर ले हम। पता ही होता था कि हाँ यार बच्चे ने मेहनत की है, ठीक है, बच्चा डिज़र्व करता है। बच्चे के पेरेंट्स आते थे, बड़ी खुशी होती थी। आजकल वो सारा कमर्शलाइज हो गया है, फ़ोटो खींचना, यहाँ लगाना, वहाँ लगाना। सर क्या करें बताओ, सब कर रहे हैं गलत। एथिकली तो बिल्कुल गलत है। क्रेडिट जाना चाहिए बच्चे के पेरेंट्स को सबसे पहले, जो इतनी फीसिस पे करते हैं, दिन रात बच्चे के साथ लगे रहते हैं, बच्चे को सपोर्ट करते हैं, खाना पीना पढ़ना, सारा क्रेडिट बच्चे का जो है पेरेंट्स को जाता है। दूसरा क्रेडिट जाता है बच्चे को खुद, जिसने स्टडी टेबल पे टाइम लगाया, मेहनत की। हम तो सर किसी खाने में नहीं है, मैं आपको बताऊं, हमें तो क्रेडिट मिलना ही नहीं चाहिए। क्यों? हमने तो इतने सारे बच्चों को पढ़ाया, क्या सारे रैंक होल्डर बन गए? ये तो बच्चे की काबिलियत है। हमारी टीचिंग में दम होता तो मैं 4000 रैंक होल्डर पैदा कर देता। नहीं, हर बच्चे की अपनी काबिलियत है, हर बच्चे का पढ़ने का स्टाइल है, और ये सारा क्रेडिट स्टूडेंट को जाता है सर। ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, हाँ जी ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बताना पड़ता है बेटे, मजबूरी है मेरी, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा जी, फिर अगर हम आगे बढ़ें तो मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4A में। क्वेश्चन नंबर 4A ये आया होल्डिंग में से, और होल्डिंग में से क्वेश्चन जो पूछा इन्होंने 15 नंबर का, ये आया कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में से। हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में कंसोलिडेटेड P&L का। सारे
इनकम्स को क्लब कर लो, एक्सपेंसेस को क्लब कर लो, फिर लास्ट में स्टॉक रिजर्व काटना है जी, इंटर कंपनी जो ट्रांजैक्शन हुए हैं सेल परचेज वाले वो एलिमिनेट करने हैं जी। बस इसमें और क्लास वाले क्वेश्चन में एक ही फ़र्क है, मैंने जो क्लास में क्वेश्चन कराया था उसमें प्रपोज डिविडेंड था, इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड है, इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड है। ये रहा जी, इक्विटी डिविडेंड का तो लफड़ा ख़त्म हो गया, है ही नहीं जब, ये प्रेफरेंस डिविडेंड है। और अगर आप देखें तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 400, इसका रेट बनता है 7%, ये बनती है 28। इन्होंने आधे साल का दिया है, एक तरह से इंटरिम दिया है, इन्होंने इंटरिम डिविडेंड दिया है, तो 14 पे किया है, 7 इनके पास आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा। उन्होंने डिविडेंड पे किया, इनको आधा क्यों? क्योंकि आधी कैपिटल इनके पास है। ये देखो आप, आधी कैपिटल इनके पास है। और आपको करना क्या था, बाकी का आधा डिविडेंड सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट में से काटना था, क्योंकि इक्विटी वालों को प्रॉफिट देने से पहले प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड आपको साइड में करना पड़ता है। तो आधा तो इन्होंने दे दिया, आधा आपको खुद अपनी तरफ से अलग करना था और बाकी प्रॉफिट बांट लेना था अपना। एक प्रेफरेंस डिविडेंड का पॉइंट डाल दिया इन्होंने। लेकिन अगर ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, मान लेते हैं बच्चे ने डिविडेंड के एडजस्टमेंट में कोई गलती कर भी दी, तो भी बच्चे को 10-12 नंबर आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ये एक स्टॉक रिजर्व वाला पॉइंट है, ये सेम है, डेप्रिसिएशन लगाना है, खर्चे वर्चे क्लब करने हैं। एक डिविडेंड के पॉइंट में दिक्कत हो सकती है हल्की सी, अगर बच्चे ने लापरवाही की होगी तो। लेकिन फिर भी 15 में से 10-12 नंबर उसको आराम से मिल जाएंगे। बड़े क्वेश्चंस की यही खास बात होती है सर। लेकिन फिर इसका जो बी पार्ट है, अगर हम देखें, ये इसका बी पार्ट है 5 नंबर का, ये भी होल्डिंग में से आया। आपको COC बनाना था, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, और आपको 3 अलग अलग तरीके से बताना था कि गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है। करना क्या था, 60% शेयर खरीदें और कितनी पेमेंट की है 112, कैपिटल बताओ कितनी है 100, ये रेवेन्यू रिजर्व है और ये P&L है 30 का। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन है, तो 100, 140, 140, 170, तो 170 का 60% कितना हुआ, 170 का 60% कितना हुआ, ये हो गया 102। कितनी पेमेंट किया आपने 112, 112, तो 10 की गुडविल आ गई। क्वेश्चन कह रहा है जी बताओ कितनी गुडविल है, 10 आ गई। फिर क्वेश्चन कहता है जी अगर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट 104 की दिखा रखी हो, 104, 102, तो गुडविल 2 रह गई। अच्छा जी, अगर कंपनी ने 92 में ख़रीदा हो तो 92 और 102, तो 10 का कैपिटल रिजर्व आ गया। 5 नंबर का क्वेश्चन है सर। और अगर किसी बच्चे को कंसोलिडेटेड P&L में ज़रा से भी दिक्कत होगी, उसने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा होल्डिंग वाले को और छठा क्वेश्चन उठा लिया होगा। ये तो ऑप्शन में भी निकल सकता था, पर किया हुआ है सर, कर सकते थे, आपको दिक्कत नहीं है उसमें भी। अच्छा जी सर, हम आगे सर क्वेश्चन नंबर 5A में, ये 5 का A पार्ट है, ये आया अमेलगामेशन में से। और मैंने क्लास में एक क्वेश्चन कराया था अपडेशन ऑफ अकाउंट्स का, जिसमें बैलेंस शीट 6 महीने पुरानी होती है और बिज़नेस एक्विजिशन 6 महीने बाद होता है। और अगर आपको याद हो, मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 मॉड्यूल 1 में इसी चीज़ के ऊपर थे। 20वां और 21वां दोनों अपडेशन ऑफ अकाउंट्स के ऊपर है, सेम क्वेश्चन है सर, अगर आपने देखा हो तो। कितने नंबर का, 10 नंबर का। अच्छा जी सर, ये अमेलगामेशन का क्वेश्चन आ गया, अपडेशन ऑफ अकाउंट्स का, और ये हमारा बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन आ गया। ये बैंकिंग कंपनी का P&L बनाना है आपने। ये 13 नंबर में जाएगा, ये 14 में जाएगा, ये 16 में जाएगा, 16 में जाएगा, ये तो कैपिटल है, ये 14 में जाएगा, ये 16 में, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा,
इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट ये 13 में आएगा, ये 14 में आएगा, डेप्रिसिएशन 16 में आएगा, ये भी 13 में आएगा, 14 में आएगा, 16 में है कोई मुश्किल काम? 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16 खेलते खेलते कर देना क्वेश्चन। और ये देखो मैं आपको बताऊं तो P&L बनाना था, ये देखो सर, सबसे पहली बात तो ये टैक्स है, ये प्रोविजंस में जाएगा, ये डायरेक्टर्स का डिविडेंड है, ये अप्रोप्रिएशन में जाएगा 25% ट्रांसफ़र करना है स्टैट रिज़र्व में, रिज़र्व फंड मतलब स्टैट रिज़र्व में। तो जितना भी PAT आएगा उसका 25% स्टैट रिज़र्व में चला जाएगा। रिबेट दे रखी है आपको, एक ओपनिंग है और एक क्लोजिंग है, ओपनिंग वाली आपकी ऐड हो जाएगी, क्लोजिंग वाली माइनस हो जाएगी। अच्छा, और ये दे रखे हैं प्रोविज़न, लो जी इस पे 0.4 बनाएंगे, सब स्टैंडर्ड पे कितना 15 बनाएंगे डाउटफुल है, कवर्ड बाय सिक्योरिटी है 1 ईयर है, कितना 25% बनाएंगे, लॉस एसेट्स पे 100 बना देंगे, 25, 40, 100 यही बनते हैं ना डाउटफुल में। अच्छा, ये एक कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया जी और आधे पैसे मिल सकते हैं इनको लगता है, पर आपको पता है RBI कहता है पूरा प्रोविज़न बना लो सर। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है? बैड डेट्स जब मिलेंगे तब प्रोविज़न रिवर्स कर लेंगे, इसका 100% प्रोविज़न बनेगा। आपको आधे पैसे मिल जाएंगे, आपको ऐसा लगता है, जब मिलेंगे तब देखेंगे। आज ये बंदा इंसॉल्वेंट है, आपको पूरा प्रोविज़न बना लेना चाहिए। हो गया क्वेश्चन। ये P&L बनाना था आपने इसमें। अच्छा जी सर, फिर मैं आपको लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। लो जी 6th क्वेश्चन आ गया, AS22 का क्वेश्चन आया। AS22 का क्लास का करवाया हुआ क्वेश्चन है सर। सबसे खुशी की बात तो मुझे यही लगती है। क्वेश्चन नंबर 8 है सर क्लास बुक का, क्लास बुक का 8वां क्वेश्चन है सर AS22 पे। अच्छा जी सर, मैं आगे चलता हूँ। ये लिक्विडेशन का क्वेश्चन है, लिक्विडेशन का। बच्चे ने अगर मेरा कॉन्सेप्ट सीखा होगा क्लास में, उसको दिक्कत नहीं आई होगी। मैं हमेशा कहता हूँ क्लास में, डिफरेंट पेड अप वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट अलग है, डिफरेंट फेस वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट अलग है। डिफरेंट फेस वैल्यूज़ में हम क्या करते हैं, सारे शेयर को इक्वल करते हैं, इक्वल। ये 100 का है, ये भी 100 का है, लेकिन ये 10 का है, तो हम सारे शेयर को 100 का बना लेते हैं। जब सारे शेयर्स को हम 100 का बनाएंगे, जब सारे शेयर्स को हम 100 का बनाएंगे तो ये रह जाएंगे 1,28,000 शेयर। तो होगा क्या, सबसे पहले 32,000 इंटू 80 पेड अप कैपिटल आ गई, 48,000 इंटू 35 ये भी पेड अप कैपिटल आ गई, 12,80,000 इंटू 10 नहीं 7 ये भी पेड अप कैपिटल आ गई। ये आ गई टोटल पेड अप कैपिटल, आ गई टोटल पेड अप। माइनस करेंगे सरप्लस, कितना सरप्लस है 32 लाख का, माइनस कर देंगे सरप्लस, तो ये आ जाएगा लॉस। इस लॉस को डिवाइड करना आपने इक्वल नंबर ऑफ शेयर से कराया हुआ क्लास में। वैल्यूलेस वाला क्वेश्चन था क्लास में, वैल्यूलेस कंपनी वाला, डिफरेंट फेस वैल्यू को बराबर कैसे करते हैं। तो 32,000 ये हैं, 48 ये हैं, कितने हो गए 32 और 48 बताओ कितने हो गए, ये हो गए 80। 80 और 1,28 कितने हो गए, 80 और 1,28 हो गए 2,08,000। तो 2,08,000 से डिवाइड कर दो, लॉस पर शेयर आ गया। ये लॉस पर शेयर कितने वाला है, 100 वाला है। ये लॉस पर शेयर 100 वाला है। अच्छा जी, 80 रुपये आए हैं तो पता लग जाएगा, इससे कंपेयर करके लेके जाएगा कि लेके आएगा। 35 रुपये से कंपेयर कर लो, लेके आएगा कि लेके जाएगा। तो अगर 100 रुपये के हिस्से में इतना लॉस है तो 10 रुपये के हिस्से में कितना लॉस, मैं आपको करके दिखाऊं। ये देखो 32,000 इंटू 80 तो ये बनता है 25,60,000। 48,000 इंटू 35 ये बनता है 16,80,000। 12,80,000 इंटू 7
ये बनता है 89,60,000। एक बार फिर चेक कर लूँ, 32,000 इंटू 80 1, 48,000 इंटू 35 2, और 12,80,000 इंटू 7, ये बनता है 1860। 25,60,000, 16,80,000, 8960, 1,32,00,000 बनते हैं ये। ठीक है, सरप्लस बताओ कितना है? 32 का। लॉस कितना आ गया? 1 करोड़ का। ठीक है जी, 1 2 3, हाँ अब शेयर्स को हमें 100 का बनाना है, तो 32 और 48 और प्लस करेंगे 1,28, तो 2,08,000 शेयर से डिवाइड करके लॉस पर शेयर का कंपैरिजन करा दो आप उसमें। और क्या वर्किंग है? बस इतनी वर्किंग है। मान लो मैंने इसको डिवाइड किया 1,32,00,000 में से, मैंने 32 को माइनस कर दिया, 1 करोड़ डिवाइड किया मैंने 2,08,000 से, 12,80,000 ही है ना? हाँ जी, तो ये आ गया 48.0769। ये जो लॉस है कितने रुपए के लिए? 100 रुपये के लिए। जिन्होंने 80 रुपये दिए हैं लॉस इतना बियर करेंगे, बाकी पैसा ले जाएंगे। जिन्होंने 35 रुपये दिए हैं, लाओ भाई पैसे लेके आओ, घर से पैसा लेके आओ, घर से पैसा लेके आओ, क्योंकि लॉस ज़्यादा है। अच्छा, ये 7 रुपये पेडअप से कंपेयर करना है, तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से कि 10 रुपये के हिस्से में कितना लॉस है, तो 4 रुपये 80 पैसे समथिंग आ जाएगा, है ना? तो 7 रुपये दिए हुए, ये भी पैसा लेके जाएंगे क्योंकि लॉस कम है और पेडअप ज़्यादा है। तो ये दोनों कैटेगरीज पैसा लेके जाएंगे, ये लेके आएगा पैसा। क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। कुछ है ही नहीं, ये क्वेश्चन बनाना था। कितने नंबर का है? 5 नंबर का क्वेश्चन सर। अच्छा, ये AS29 का क्वेश्चन था, प्रोविज़न बनाना है। क्वेश्चन ने ये बोला था कि ये टाइम फ्रेम है रिटर्न का, और ये परसेंटेज ऑफ प्रोविज़न है, और ये क्यूमुलेटिव है। 1 महीने में अगर सेल हुई है तो 6% प्रोविज़न बनेगा, 1 से लेके 2 महीने वाले पे 7% बनेगा, क्यूमुलेटिव है ये। और 2 से 3 महीने वाले में 8% बनेगा। ये आपको सेल दे रखी है 36, 48 और 60 मंथ वाइज सेल है आपके पास। बना दो प्रोविज़न। सेल लेनी है और परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना आपको। 400 रुपये की सेल हुई आपकी, 80 लाख का प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है। इसमें से प्रोविज़न माइनस कर देंगे, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। चलें जी आगे, चलें आगे। अच्छा जी, और क्या रह गया इसमें? लो जी, ग्रेडेड वेस्टिंग का क्वेश्चन है। ग्रेडेड वेस्टिंग का क्वेश्चन है, हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। मैंने कराया हुआ है क्लास में सर। हमने क्लास में क्वेश्चन हाई लेवल का किया था, इसमें तो छोटा सा क्वेश्चन आ गया। इसमें तो 7 रुपये का लॉस पर शेयर है, देखो आप, ये रहा, ये लो जी। ऑप्शन की वैल्यू दे रखी है 7 रुपये, ये लॉस पर शेयर है। फेयर वैल्यू पर ऑप्शन, इंट्रिंसिक वैल्यू पर ऑप्शन। इंट्रिंसिक वैल्यू आपको 7 रुपये की दे दी, 7 रुपये के हिसाब से लॉस निकाल दो आप। 25% पहले साल में, 25% दूसरे साल में, 50% तीसरे साल में, या 3 सालों में अलग अलग ऑप्शन आपको वेस्ट करने हैं। ग्रेडेड वेस्टिंग का क्वेश्चन है सर। अच्छा, फिर इसमें हमारे पास ये रहा जी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, और अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, 3rd क्वेश्चन है। टॉय लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, टॉय लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। जिन बच्चों का पेपर एवरेज हुआ, या जो अपनी कवरेज कम करके गए, एवरेज पेपर करके आए,
प्लीज़ टेंशन ना लें, चारों के चारों पेपर दें। और ये नहीं पता कि आगे के 3 पेपर्स में आपको कौन सा पेपर एक्सीलेंट मिल जाए और आपकी एवरेज मेंटेन हो जाए, ग्रुप निकल जाए आपका। पेपर छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं होता, राइट। हिम्मत नहीं हारनी। मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ आपके रिमेनिंग पेपर्स के लिए। मन लगा के पढ़ो, जो हो गया सो हो गया। अगर किसी बच्चे से पेपर में कोई गलती हो गई या कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रह गया, जो हो गया सो हो गया, छोड़ो उसको। इसको यहीं छोड़ दो, आप इसको यहीं छोड़ दो, आगे की प्लानिंग बनाओ अपनी और पेपर दे के आओ। मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं, आपका ग्रुप पक्का निकल जाएगा। मैं भगवान से दुआ करता हूँ सारे बच्चे पास हो जाएं, राइट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।